साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक बार आप इस मंजर को देख लीजिए। ये वीडियो में जो आप हालात देख रहे हैं ये इजराइल के हैं। वही इजराइल जिसकी तरफ कोई छोटा या बड़ा देश आंखें उठाकर देख नहीं पाता था। उसकी वजह है उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी ताकत। पर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इजराइल की हालत कुछ भयावह हो गई है। वो कहा जाता है ना कि पड़ोसी अगर खुशहाल है तो जीवन खुशहाल है, और अगर पड़ोसी दुखी है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। कुछ इसी तरह का मंजर इजराइल में देखने को मिला है। इजराइल के पड़ोसी यानी कि गाजा पट्टी से हमास ने लगातार मिसाइल अटैक करके उनके इजराइल की ये हालत कर दी है। ये कहानी अभी की नहीं है, इसके पीछे हमें इतिहास में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जमीनी रंजिश कभी खत्म नहीं होती, वो पुश्तों तक चलती है। उसके विषय में भी हम बात करेंगे और समझेंगे आखिर इजराइल में ऐसा क्या हुआ है जो कि ये इससे पनप नहीं पा रहा। अभी हाल ही की 8 अक्टूबर की एक न्यूज है जिसमें बताया गया है कि इजराइल पर फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट सामने आया है और गाजा पट्टी से हमास ने लगातार मिसाइल अटैक करके पूरे शहर का, पूरे देश का सर्वनाश कर दिया है, जिसके आम जनता से लेकर बड़े लोग, सरकारी, नॉन सरकारी, सभी उससे जूझ रहे हैं। ये आप लगातार देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन न्यूज और साथ में द हिंदू, जितने भी आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर हैं आज की डेट में लगातार इनकी सुर्खियों से बिछे हुए हैं। सिर्फ ये डर इजराइल में नहीं बैठा है, पूरे देश में और उससे संबंधित जितने भी आसपास के देश हैं, फिर चाहे हम बात कर लें जॉर्डन की, फिर चाहे बात कर लें हम मिस्र की, फिर चाहे हम बात कर लें अपने खुद भारत की, सभी के लिए एक भयावह मंजर है और सभी के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, हम कुछ डिस्कशन आगे बढ़ाएं उससे पहले थोड़ा जमीनी स्तर पर जाते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि कहां पर है वो स्थान जहां से हमला किया गया था और कहां पर है इजराइल जिस पर हमला हुआ है। तो ये पिक्चर, ये मैप आपके सामने मैंने रखा हुआ है जिसको आप देख पा रहे होंगे। इस मैप में मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये पट्टी आपको दिख रही है, देख पा रहे हैं। ये जो पट्टी आपको दिख रही है जिसको मैंने एक स्क्वायर शेप में शो किया हुआ है, ये सेक्शन, ये है हमारा गाजा ट्रैप। पट्टी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया है जिसमें गाजा ने अपना एरिया बनाया हुआ है, इसीलिए इसको गाजा पट्टी कहते हैं। वहीं पे इजराइल आप देखिए, यहां पर आपका इजराइल है और ये इजराइल पूरे इस सेक्शन में फैला हुआ है जिस पर लगातार हमास ने अटैक करके पूरे एरिया का सर्वनाश करने का प्लान बना लिया है। ये था हमारा एक छोटा सा एक एरिया जिसको मैंने समझाने की कोशिश करी है कि कहां से मिसाइल ने अटैक कहां पर किया है। अब चलते हैं थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से, हम मैप से समझेंगे कि इजराइल कहां पर है और उसकी पुरानी कहानी क्या है। बिल्कुल स्टार्टिंग में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की तरफ चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय पर इजराइल हमारा था ही नहीं, यानी कि ये एक एरिया था जो कि अरबों के अंदर था। इस पूरे एरिया में अरबवासी रहते थे। अब अरब का मतलब सिर्फ अरब नहीं है, उसमें सभी धर्म थे। मतलब जैसे पंजाब है, पंजाब में अगर कोई ब्राह्मण जाकर रह रहा है तो वो भी पंजाबी कहलाएगा। उसी तरह से अगर इस एरिया में कोई मुस्लिम भी आकर रह रहा है तो उसे हम अरबी कहेंगे। तो बस यहाँ पे बहुत से अरबी थे और भी अलग अलग रिलीजन यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। बाकी अगर देखा जाए तो ये पूरा जो आपका एरिया है ये मुस्लिम का एरिया था, यानी कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था जिसमें कुछ यहूदी भी थे। शुरुआत में ये यहूदी बहुत कम थे पर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। कैसे बढ़ती गई इसके विषय में भी हम बात करेंगे। बात कर रहे हैं हम लोग प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध में लेबनान से लेकर आखिरी आपका छोर अल-फबा, यहां तक का पूरा क्षेत्र आपका ब्रिटिश के अंतर्गत था। यानी कि जिस तरह से शुरुआत में भारत पर किसका साम्राज्य था, ब्रिटिश का, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी
साम्राज्य ब्रिटिश का था। जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ, बिल्कुल उसी तरह से इस सेक्शन का भी विभाजन ब्रिटिश ने किया। चलिए इस बात को जरा समझने की कोशिश करेंगे, कैसे चीजों की शुरुआत हुई, कहां तक कहानी कैसे बढ़ी। सबसे शुरुआत में यहूदी एक छोटे से एरिया जेरूसलम में रहते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस छोटे से एरिया जेरूसलम में यहाँ पर थोड़े से यहूदी रहते थे जिन पर सदैव अरबी अत्याचार करते थे। अरबी का मानना था कि ये यहां से जाएं और हमें हमारी जमीन पर रहने दें, जबकि लगातार यहूदी ये चाहते थे कि हमको हमारी जमीन दी जाए और हम एक ऐसे एरिया में आए जहां पर हम माइनॉरिटी ना कहलाए, क्योंकि इस एरिया में जितने भी यहूदी थे उनको माइनॉरिटी कहा जाता था। और इस माइनॉरिज्म से बचने के लिए उन्होंने सदैव चाहा कि हमारा खुद का एक अलग देश हो और जिसमें हम सभी रहें, यानी कि सारे यहूदी एक जगह पर रहे जो अलग अलग बटे हैं। अब इसके बारे में बात करें उसके लिए थोड़ा और पीछे जाना होगा। पीछे कहां पर जाना होगा? शुरुआत में यहूदियों ने बहुत अत्याचार सहे हैं, फिर चाहे आप द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें या फिर उससे भी पहले की बात करें, लगातार 3 कॉन्फ्लिक्ट से जूझा है यहूदी। पहले यूरोप के साथ, फिर जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में जिसमें नाजी सेना ने बहुत अटैक किया, तीसरा ब्रिटिश के साथ। ये इनके 3 कॉन्फ्लिक्ट रहे। ब्रिटिश का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें अरबी मेन थे, अरबी सबसे पहले शामिल थे, ब्रिटिश तो बाद में आए। तो ये इनके 3 कॉन्फ्लिक्ट थे जिससे जूझते अपनी ताकत इन यहूदी ने इतनी बढ़ा ली कि आज के समय में इजराइल एक ऐसा देश है जिसको टेक्नोलॉजी और ताकत के मामले में मात देना नामुमकिन सा हो गया है। बात करते हैं सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटिश और फ्रांस मिलकर ओटोमन एम्पायर को हराए थे, उस समय इस पूरे सेक्शन का, इस पूरे मैप का विभाजन हुआ और विभाजन में कुछ पार्ट कुछ को दे दिए गए। यानी कि मैं बात कर रही हूं सीरिया और लेबनान की। सीरिया जो कि आप देख पा रहे हैं मैप में यहां पर है, गोलन से जस्ट ऊपर, लेबनान सबसे ऊपर है। ये 2 सेक्शन ऐसे थे जो फ्रांस के हिस्से में आए थे। वहीं पर अगर बात की जाए इजराइल की, जो कि एक नया देश बना था 1948 में, वो, और जॉर्डन जो कि एक राजनीतिक रिश्ते में है इस टाइम इजराइल के साथ में। जॉर्डन, इजराइल और इराक, ये 3 ब्रिटिश के हिस्से में आए थे। अब ब्रिटिश को ये तो समझ में आ गया था कि अगर हमको अपनी सरकार चलानी है, अपना साम्राज्य चलाना है, तो हमको यहूदियों से रिश्ते अच्छे करने होंगे। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसीलिए ब्रिटिश ने यहूदियों से एक रिश्ता, एक साझा, एक एग्रीमेंट किया। उनका एग्रीमेंट ये था कि हम आपको आपकी जमीन, आपके प्रॉमिस्ड प्लेस पर ले जाने में आपकी मदद करेंगे, पर उसके लिए आपको हमारा सहयोग देना होगा, यानी कि हमारे फेवर में रहना होगा। और इसके लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने एक जायज डिमांड थी। जायज डिमांड की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी डिमांड है जो लोग इजराइल के लिए मांग कर रहे थे, यानी कि यहूदियों के एक अकेले देश की मांग कर रहे थे। उसके लिए जो एक प्रॉपर कम्युनिटी थी उसका नाम था जैनिस्ट कम्युनिटी, और उस डिमांड को कहा गया जैनिस्ट डिमांड। तो जो जैनिस्ट कम्युनिटी के लोग थे उनसे ब्रिटिश ने बात किया और ये बोला कि आप अपने कम्युनिटी के, यानी कि यहूदियों को मेरे फेवर में लाइए और मैं आपको आपकी प्रॉमिस प्लेस पर पहुंचाऊंगा। ये आपकी प्रॉमिस साइट है जेरूसलम, वो आपको ऐसा कंट्री दिलाने में मदद करूंगा। सारे यहूदियों की हमेशा यही इच्छा रही। जब एक समय पर रोमन ने उनके पूजनीय जगह जेरूसलम पर अटैक किया था, तो उस समय बहुत से यहूदी भाग के अलग अलग देशों में पहुंच गए थे, जिसमें कुछ भारत भी आए थे। भारत के मणिपुर एरिया में कुछ ट्राइब बनकर रहे थे, और उस समय भी वो सदैव यही इच्छा अपनी भगवान से प्रे के समय शो करते थे कि हम एक दिन जरूर अपने पूजनीय स्थान, यानी कि अपनी नींव पर पहुंचेंगे। उसी का ध्यान में रखते हुए जैनिस्ट कम्युनिटी ने क्या किया
कि इनको अपने प्लेस पर वापस लाने के लिए एक प्लान चलाया, यानी एक पहल शुरू की जिसका भी नाम था आलिया। आलिया का मतलब था माइग्रेशन। जो माइग्रेट यहूदी हैं उनको लाकर एक जगह बसाना। उसके लिए उन्हें किबुत्ज खेती के बारे में बोला गया कि आप आइए यहाँ पर और छोटी छोटी खेती से कुछ कमाइए, कुछ अर्जन कीजिए और अपना जीवन यापन यहाँ पर कीजिए। और धीरे धीरे करके इस एरिया में, यानी कि जेरूसलम और ये आपका तेल अवीव या फिर इससे ऊपर आप नेतन्याह पे चले जाइए, यहाँ पर धीरे धीरे करके यहूदी आकर बसने लगे। और एक समय ऐसा आया कि यहूदी माइग्रेट नहीं रह गए, यानी कि यहाँ पर संख्या उनकी मेजॉरिटी में चली गई, जिसको देखकर अरबी यानी कि जो मुस्लिम थे उनको थोड़ी समस्या शुरू हुई और उन्होंने ब्रिटिश से आग्रह किया कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर ये लोग क्यों आ रहे हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए। अब ब्रिटिश की तो वहां पर सरकार बन चुकी थी, तो वो क्या देख रहे थे कि अगर मैंने अपनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में प्रॉमिस की थी उसके हिसाब से उनको उनकी प्रॉमिस साइड दिलाने में हेल्प कर दी, तो हो सकता है कि मैं एक बार को यहूदियों का तो भला कर दूंगा या फिर यहूदियों के तो फेवर में आ जाऊंगा, पर कहीं ना कहीं मैं अपना दूसरा दुश्मन अरबी को पाल लूंगा। इसलिए ब्रिटिश अब इस बात से कटने लगा और यहूदी के अपनी उस प्रॉमिस पे जो कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में की थी उससे पीछे हटने लगा, उससे मुकरने लगा। सीधे बोल दिया कि परिस्थितियां बदल गई हैं और हम इसको नहीं कर पाएंगे। जैसे ही ये हुआ तुरंत बाहर से जितने भी जो एक समय पर रोमन के अटैक के बाद चले गए थे जगह जगह पर, वो जब लौट के आलिया पहल के थ्रू आ रहे थे उनको रोकना शुरू कर दिया। इससे यहूदियों को समझ में आ गया कि ब्रिटिश हमारे फेवर में नहीं है और उनको ये भी समझ में आ गया कि अगर हम इतनी बड़ी मेजॉरिटी में हैं और हम अगर यूनिटी में आ जाएं तो निकालना तो नामुमकिन हो जाएगा। तो जो वो केवल खेती से छोटे छोटा कमाई कर रहे थे वो सब एकत्र करने लगे, हथियार एकत्र करने लगे और अपने को इतना मजबूत बना लिया कि कल को अगर अरबी से कोई भी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये उन्हें समझ में आ चुका था कि जंग तो होकर रहेगी। इसके लिए कई दशकों से, मतलब ये कहानी इजराइल की ताकत की आज की नहीं सदियों पुरानी है, तब से वो अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और वो युद्ध हो गया जो कि आज आपने देख भी लिया। चलिए एक बार फिर से पीछे चलते हैं। जो मैं आपको बात बता रही थी कि उन्होंने अपना उस खेती के पैसे से जो भी वो व्यापार कर रहे थे, जो भी वो काम कर रहे थे, उनसे पैसे बचा के लगातार वो चीजें संचित करते रहे कि कल को अगर हम पे कोई आपदा आकर पड़ती है तो हम उसका सामना कर पाए। इस तरह से एट द एंड जब उनको ब्रिटिश कम्युनिटी और जैनिस्ट डिमांड ने मिलकर उनको ये जेरूसलम का जगह दिया, उससे अरबी खुश नहीं थे। अच्छा, ये जगह देने का, ये ब्रिटिश का सोचने का, अमेरिका का सोचने का, मतलब ये जो सिंपैथी बाहर निकल कर आ रही है उसका क्या कारण था? उसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में जो उनके साथ नरसंहार हुआ था, जिसमें लाखों यहूदियों को का नरसंहार कर दिया था नाजी की सेना ने हिटलर के साथ मिलकर, जिसमें किसी भी देश ने, किसी भी समुदाय ने उनकी मदद नहीं करी थी। वो एक गिल्ड जो दिल में रह गया था उसको खत्म करने के लिए एक कोशिश करने का ट्राई कर रहे थे ये ब्रिटेन। और एट द एंड जब यहाँ पर यहूदियों को अपनी जगह मिली तो धीरे धीरे करके ये लगातार बढ़ते गए और देखिए कितना छोटे से अमाउंट में फिलिस्तीन रह गया। शुरुआत में फिलिस्तीन हमारा पूरा ग्रीन एरिया जो आप देख रहे हैं ये पूरा फिलिस्तीन था और ये छोटे छोटे व्हाइट डॉटेड देख रहे हैं ये सारा हमारा यहूदी था। ये बात है 1946 की। आप देख रहे हैं कितने कम यहूदी थे, बट जैसे ही आलिया पहल आई जो कि जैनिस्ट कम्युनिटी ने शुरू करी थी, इस पहल के थ्रू जो बाहर लोग माइग्रेट होकर चले गए थे, जो यहूदी देश छोड़कर अपनी जगह, अपनी कोर को छोड़कर चले गए थे, वो धीरे धीरे वापस आने लगे और बसते ये जो व्हाइट वाला एरिया है इन सभी में यहूदी आ गए। एक कॉम्प्रोमाइज के थ्रू उनको यहाँ बसाया गया जिससे मुस्लिम यानी कि अरबी खुश नहीं थे और ये एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना। यहूदियों की संख्या बढ़ते आप देख रहे हैं लास्ट में फिलिस्तीन मात्र इतना रह गया और ये है
1949 से 1967 का मैप, वहीं पे करेंट 2018 का मैप देखें तो फिलिस्तीन मात्र कुछ डॉटेड एरिया में रह गया है, बाकी सभी में आपके इजराइली आ गए हैं। ये एक नाइंसाफी जैसा था। कैसे नाइंसाफी जैसा था? उनका मानना था कि अरब हमारी जगह है और इस जगह पे हम रहेंगे, आपकी जगह तो ये है ही नहीं, आपको कहीं अनदर जगह जाके अपना देश बनाना चाहिए। जबकि इजराइली यानी कि यहूदी ये चाहते थे कि नहीं, हमको जेरूसलम हमारा जो कोर एरिया है वहां पर रहना है, जो एरिया अरब के अंदर आता था। और इस तरह से करंट में जो मैप है वो कुछ इस तरह से हो गया। फिलिस्तीन एक नाम मात्र की जगह रह गई, जबकि पूरे एरिया में इजराइली हो गए हैं। और ये किसकी वजह से हुआ? एकता और ताकत की वजह से। उस समय भी इजराइल ने यानी कि यहूदियों ने अपनी ताकत के बल पर अपना साम्राज्य जीता, और आज के समय में भी जो अब हमास ने हमला किया है उसमें अपनी एकता, यूनिटी का वो पूरा परिचय दे रहे हैं। बात कर रहे थे हम इस पिक्चर की। अगर बात की जाए लेबनान की, तो आज भी यह अपना दुश्मन समझता है, और इसीलिए जब अभी हमास ने हमला किया है 8 अक्टूबर को, तो लेबनान में भी कि कुछ समुदाय ने अपना पूरा उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि उनके भी हमले सामने आने लगे हैं। अब चलिए, ये तो हो गया एकदम बेसिक बातें जो कि आपको इतिहास की जानना बहुत जरूरी थी। अब हम देख लेते हैं वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है। गाजा पट्टी में सत्तारूढ़ हमास आतंकवादी समूह ने शनिवार की भोर को इजराइल पर एक बहुमोर्चा हमला किया। ये एक अभूतपूर्व बहुमोर्चा हमला है। बहुमोर्चा का मतलब चारों तरफ से खोला हुआ हमला कि कहीं से निकलने ही नहीं दिया, एक चक्रव्यूह बना दिया। हमारे दर्जनों लड़ाकों ने हवा, जमीन, समुद्र, रास्ते, कई स्थानों पर भारी किले बनने की सीमा में घुसपैठ की, यानी कि जहां पर घुसना उनको अलाउड नहीं था। आपको 2021 की अगर मैं एक बात बताऊं, उससे भी चलिए पहले चले जाते, 2001 को ले लीजिए। 2001 में एक इनका साझा हुआ था, जो कि साझा मिस्र और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर कराया था। और ये साझा ये हुआ था कि हमास अपनी जगह पर रहे, इजराइल अपनी जगह पर रहे, गाजा के लोग इजराइल में आकर जो भी नौकरी करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक आए और करें और चले जाएं, बशर्ते हमास के लोग किसी भी तरह का विध्वंस ना फैलाएं। उसके बावजूद अब हमास ने अपने दर्जनों लड़ाकों आकाश, हवा, जमीन, समुद्र सभी रास्तों से घुसपैठ करके सीमा का उल्लंघन कर दिया है। इसका वजह इन्होंने बोला है कि ये अल-अक्सा मस्जिद पे लगातार इजरायली हमला कर रहे थे, जबकि इजरायली का कहना है कि ये हमारी सेना पर पत्थर फेंक रहे थे। बस इसी कम्युनिकेशन में, इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में ये इतना बड़ा एक अटैक इजराइल पर हो गया है। वहीं पर बात की जाए हमास के बारे में, तो उसने घुसपैठ तो की है, हजारों रॉकेट भी दागे हैं। साथ में उनकी जो प्रमुख छुट्टी है, एक म्यूजिक फेस्टिवल उस दिन मनाया जाता है इजराइल के एरिया में, जो कि था योम किप्पुर। 7 अक्टूबर को इजराइल में एक म्यूजिकल डे मनाया जाता है जिसका नाम है योम किप्पुर, और ये उनके जीवन का, इजराइलियों के जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सारे इजरायली मिलकर नाचते गाते हैं, और इसी दिन पर इजराइल पर हमास ने हमला कर दिया है। इजरायली राष्ट्रीय बचाव सेना ने कहा कि कम से कम 750 इजरायली मारे जा चुके हैं, और ये आंकड़ा अभी से एक दिन पहले का है। 2500 से अधिक घायल हुए हैं। अगर आज की बात की जाए तो 4000 तक का डेटा न्यूज में दिखाया जा रहा है, जिसे पिछले कुछ वर्षों से का सबसे घातक हमले में से गिना गया है। अगर इसको ब्लैक देखा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। अच्छा, ये सब तो चल ही रहा था, उसी बीच में कुछ एक बहुत घिनौना कृत्य हुआ। क्या हुआ? एक बच्ची जो कि टैटू आर्टिस्ट थी, और वो इस म्यूजिकल सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, वो उसका आनंद उठाने आई थी। चरमपंथी समूह के लोग यानी कि हमास ने उस लड़की की लाश को नग्न अवस्था में काट कर मारा। वो मूल रूप से जर्मनी की थी, जिसका नाम शानी लाउ था।
मात्र 30 साल की उस बच्ची के साथ बहुत घिनौना कृत्य हुआ। जिस समय उसको घुमाया जा रहा था गाड़ी में, तो लोगों को ये लग रहा था कि ये कोई महिला आर्मी से संबंधित है और वो इजराइल की है। बाद में उनको पता चला कि ये मात्र एक पर्यटक थी जो कि इस म्यूजिकल फेस्टिवल में भागीदारी करने आई थी। शानी लॉग उसका नाम था और ये पेशे से आर्टिस्ट थी। सड़कों पर खून से लथपथ शव, घर के चार बाहर बंदूकधारियों की छापेमारी, बंदियों का गाजा ले जाने की खबरों ने इजराइल को भयभीत करके सदमे में छोड़ दिया है। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने एक आश्चर्यजनक हमला किया और ये दुस्साहस इनका पैमाना, इस दुस्साहस का जो पैमाना था वो बहुत भयावह और अभूतपूर्व था। बात करें नेतन्याहू की, यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, बड़े पैमाने पर जमावड़ी की घोषणा करते हुए उन्होंने अपने देश को स्टेट ऑफ वार घोषित किया है। उन्होंने एक टेलीविजन को संबोधित करते हुए कहा, हम युद्ध में हैं। उस समय उनका दर्द देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि उनके दुश्मन को अभूतपूर्व कीमत चुकानी होगी, यानी कि इसका कड़ी टक्कर लेने वाले हैं इजरायली। उन्होंने वादा किया कि इतने बड़े पैमाने पर जवाबी हमला इजराइल करेगा जितना दुश्मनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक निवासी ने दक्षिणी इजराइल शहर सडे रोड पे कई शव और गलियों में जख्मी वाहनों को जब घूमते देखा तो इसकी सूचना दी। जहां हमले शुरू होने के 100 घंटे बाद भी हमास के बंदूकधारी समूह इजराइल से खड़े होकर, इजरायली सैनिकों से खड़े होकर लड़ रहे थे। अच्छा, एक बात तो और है, ये जब हमला हुआ है ना, तो उस समय कुछ समय को भी ध्यान रखा गया है। ये वो समय था जिस समय इजराइल के मैक्सिमम सैनिक अपनी ट्रेनिंग पर गए हुए थे और कुछ छुट्टी की वजह से, यानी कि जो आपका म्यूजिकल सेलिब्रेशन था उसमें अपना छुट्टी लेकर परिवार में बैठे थे। उनका यह भी मानना था कि कुछ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिससे वो नाराज थे, इसलिए कुछ सैनिकों ने छुट्टी ले ली थी और काम पे आने को मना कर दिया था। उस समय हमास ने इजराइल पर हमला किया है। इजरायली खबर हरेट्स ने बताया कि दक्षिण में रहने वाली इजरायली सेना सुरक्षा बल को भेजने की भीख मांग रहे हैं, यानी कि जो दक्षिण में लोग रहते हैं इजरायली, वो लगातार अपनी मदद के लिए भीख मांग रहे हैं, पर वहां पे कोई भी मदद पहुंचाई नहीं जा पा रही है। उनका कहना है कि वो लगातार मदद का इंतजार कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार शान हावेन क्षेत्र में इस परिषद में ऑफिर लिविस्टीन के हमास के घातक रॉकेट ने मौत कर दी है, यानी कि उसके एक प्रमुख थे जिनका नाम था लिविस्टीन, उनकी मौत हमास के उस घातक रॉकेट से हो गई है। और ये इस समय पर सेना में ड्यूटी दे रहे थे। वो उस समय लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। परिषद के बयान में कहा गया है कि ओफिर की मौत तब हुई जब वो आतंकवादी हमले के दौरान एक शहर की रक्षा करने गए थे। काउंसिल के उप प्रमुख योशिन केरेन ने लिविस्टीन की मृत्यु के बाद निकाय का अंतरिम प्रभार संभाला है और इसी बीच हमले के अब तक 4 अन्य लोग भी मारे गए हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हमास ने कहा कि उसने दर्जनों इजरायलियों को, उनके सैनिकों को बंधक बना लिया है और उन्हें गाजा पट्टी सुरक्षित ले जाया गया है, क्योंकि फुटेज में सेना वर्दी ने बंदूकधारियों को इजराइल की सड़क पर लगातार नंगे पैर महिलाओं के एक समूह को नेतृत्व करते देखा है, यानी कि जो इनकी इजरायली महिला सैनिक हैं वो और जो आम नागरिक है वो, उनको बंधक बना लिया गया है, जिसमें कुछ तो सैनिक हैं, कुछ आम जनता है। इसमें बहुत सी महिलाएं हैं जिनको पकड़ के ये अपने साथ गाजा ले गए हैं। हमास के अल-कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा, सैन्य बंधुओं को सुरक्षित स्थानों यानी प्रतिरोध सुरंगों में रखा जा रहा है। सोचिए, उनको निकालना कितना मुश्किल होने वाला है।
हमास के उप प्रमुख सालेह अल अलौरी के अल जजीरा को बताया कि उनके पास बड़ी संख्या में इजरायली बंदी हैं जिन्हें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। यानी कि आम जनता तो छोड़िए, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी बंदी बना लिया है और गाजा के उग्रवादी शायद ही अभी इजरायली सैनिक को बंदी बनाने में सफल हो पाए हैं। इससे पहले अगर बात की जाए 2006 में, तो हमास के लड़ाकों ने गिलाद शालित पर कब्जा कर लिया था। गिलाद शालित जो कि इजराइल का एक सैनिक था, उसको 5 साल तक बंधक बनाकर रखा था और आखिरी में एक साझे के दौरान, एक सामंजस्य के दौरान उसको छोड़ा गया था। वो सामंजस्य क्या था? उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेंगे तब मैं आपका एक गिलाद शालित वापस करूंगा। इसके लिए इजराइल ने उनके 1000 बंदियों को छोड़ा था जो कि उनके पास कैद थे। उसके बाद गिलाद शालित 5 साल बाद देश लौट कर आया था। यह है गिलाद शालित और उनकी मंगेतर, जिसको छुड़ाने के लिए फिलिस्तीन के 1000 कैदियों को इजराइल ने छोड़ा था और यह वहां का एक ईमानदार सैनिक था। एफवीपी की रिपोर्ट के अनुसार, एफवीपी जो कि एक न्यूज चैनल है और साथ में उसका रिटन रिपोर्ट भी आती है, उसके तहत तटीय क्षेत्र से इजराइल में रॉकेट दागे जाने के बाद गाजा पट्टी के सैकड़ों निवासी इजराइल के सीमा से दूर जाकर घर छोड़कर भागने लगे हैं। और जब ये घर छोड़कर भाग रहे हैं, उस समय पर देखा गया है ज्यादातर फिलिस्तीनी क्षेत्र के उत्तर पूर्वी हिस्सों में पुरुष, महिलाएं, बच्चों को घर से बाहर निकलते हुए समय कंबल और खाद्य सामग्री के साथ भागते हुए देखा गया है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं कि एक परिवार भागने की कोशिश कर रहा है और उसके पीछे सैनिक लग गए हैं। तो ये था पूरा एक जायजा जो आपने ईरान की आज की भयावह स्थिति में देखा। अब इसके आगे चले उससे पहले एक बार हम रिपोर्टर्स बैच की बात कर लेते हैं। ये आपकी कराता है यूपीएससी की पूरी तैयारी आपकी एग्जामिनेशन से पहले। ये आपको करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, डाउट डिस्कशन सेशंस देता है। अगर आप इस बैच को खरीदना चाहते हैं तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, सब्सक्रिप्शन को लीजिए और हाई बेनिफिट्स के लिए रेगुलर क्लासेस को अटेंड कीजिए। अनअकैडमी आपके साथ 50% का डिस्काउंट लेकर आया है और साथ में आपको अनदर अगर डिस्काउंट चाहिए तो यूज कीजिए कोड श्रेया 10 SHREYA10। नेतन्याहू ने बिना शर्त, बिना समर्थन के ब्रिटेन को धन्यवाद दिया और कहा इजराइल चुनौतीपूर्ण दिनों से सामना कर रहा है और वो इस जीत को अवश्य जीतेगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस के राष्ट्रपति और अन्य विश्व नेताओं के साथ नेतन्याहू ने बात की है। ब्रिटेन को उनके अनारक्षित समर्थन के लिए वह धन्यवाद देते हैं। अनारक्षित समर्थन यानी कि रिटर्न में किसी तरीके की बिना होप के जो इस भयावह स्थिति में ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल की मदद कर रहे हैं, उसके नेतन्याहू शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल की कार्यवाही की स्वतंत्रता के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हासिल कर लिया है। उनका कहना है कि सभी इजराइल इस समय एक साथ हैं और इससे उबरने में उन्हें समय लगेगा। यह समय अभी उन सभी के लिए कठिन है और हर रोज उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। यह भयावह स्थिति एक बार फिर इजराइल के सामने हमास के द्वारा खड़ी की गई है। इजराइल ने आतंकवादी हमले की खबर से सबको सदमा के रख दिया है। यानी कि वो देश जिस तरह से सहम गया है, उसकी संवेदनाएं, प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ित और उनके परिवार की हम सभी के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुट होने का निर्णय करते हैं। अगर बात की जाए पिछले 2 वर्षों की हिंसा की वृद्धि की, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा लगभग 2 वर्षों से बढ़ रही है, जिसमें कब्जे वाला वेस्ट बैंक जो कि एकदम किनारे का क्षेत्र है, जो कि मिडिल ईस्ट में आता है, में हतोहत संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यानी कि उसमें जो हलचल है, जो लड़ाइयां हैं, वो लगातार धीरे धीरे बढ़ती गई हैं। और यह वृद्धि कब से हुई है? गाजा के साथ इजराइल की सीमा पर कई हफ्तों से बढ़े तनाव और इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र
वेस्ट बैंक में भारी लड़ाई के बाद आई है। जो अभी वेस्ट बैंक में हलचल हुई थी उसके बाद ये घमासान ज्यादा बढ़ गया है। ये ऐसे समय में आई है जब कई इजरायली सैनिक या तो प्रशिक्षण के लिए बाहर गए हुए थे या फिर दावा कर रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार की गहरी योजना के कारण ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। सैन्य रैंकों के भीतर अंतरराष्ट्रीय विभाजन और एक सुरक्षा विशेषज्ञों के रूप में नेतन्याहू की छवि के लिए एक चुनौतीपूर्ण पेशकश पेश की है, जो कि इजराइल की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक की जा सकती है। और ये बात है अभी पिछले 2 वर्षों की। एक बार फिर से, अगर आप अनअकैडमी के साथ सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और हाईएस्ट डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो यूज कीजिए श्रेया 10। ये था पूरा माजरा जो कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें इजराइल की हालत देखने लायक है। अभी अगर हाल ही की बात करें तो हाल ही में इजराइल ने भारतीयों को भी निकालने का ऐलान कर दिया है, जो कि अभी 1-2 घंटे पहले की न्यूज है, जिसके लिए एक ऑपरेशन भी भारत ने चला दिया है। तो गाइस, ये था आज का पूरा टॉपिक जिसके बारे में हम सभी संवेदनशील हैं, और ये एक छोटी सी पहल जो कि मैंने आपके सामने पेश की है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और ज्वाइन कीजिए लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी। धन्यवाद। Unacademy. Let's crack it.